बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दुआ ज़ोहरा के हवाले से उसके केस की समाअत हुई है कराची में। इसके अलावा हम बात करेंगे सानिया आशिक के हवाले से उसकी और मिफ्ता इस्माइल साहब की। सानिया आशिक और मिफ्ता इस्माइल की एक वीडियो सामने आई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खबासत वाली वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी और शेरी रहमान की है। वो पुरानी है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा सियासी सूरत हाल पर बात होगी, जिसमें शहबाज शरीफ की तरफ से कई ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिसको वो कहते हैं कि इससे बचत होगी। उनकी तरफ से बचत कैसे की गई है? हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी गई है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो झूठ बोले जा रहे हैं उस पर बात होगी। और एक बात हम जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी करेंगे कि उन पर भी ऐसे इल्ज़ामात हैं। एक वीडियो की सूरत में हम आपके सामने पेश करेंगे कि जनरल साहब भी कैसे चकमा दे जाते हैं, कैसे चक्कर दे जाते हैं। अगर हमारे पास कोई टाइम बचा तो इसके अलावा भी चंद खबरों पर बात कर ली जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं दुआ ज़ोहरा के हवाले से। दुआ ज़ोहरा उसका नाम है या दुआ ज़हरा उसका नाम है। उसके केस की आज समाअत हुई है कराची में। जज साहब की अदालत में उनको पेश किया गया और इस बच्चे की रिपोर्ट भी पेश की गई कि इसकी उम्र कितनी हो सकती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। अदालत में ये लड़की दावा कर चुकी है कि मेरी उम्र 18 साल है और 18 साल की बच्ची को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सके, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके। अदालत के रूबरू ज़हरा के वालिद ने कहा कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं और मेरी बेटी 18 साल की कैसे हो सकती है? इसकी उम्र 14 साल है या 15 साल है। लेकिन जज साहब की तरफ से ये फरमाया गया, फरमान सुनिए जज साहब का। उन्होंने कहा कि बच्ची क्योंकि कहती है कि मेरी उम्र 18 साल है, इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये केस किस तरफ जा रहा है। इस दुआ ज़हरा केस के हवाले से बात करने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि इस बच्ची की तरफ से इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया गया। इसकी उम्र 14 साल है या 15 साल है या 16 साल है। आप ये समझ लें कि इसकी उम्र 18 साल होगी, 20 साल होगी। तो क्या बच्चियों को ये इख्तियार दिया जा सकता है? हम अपनी बच्चियों की बात कर लें, आप अपनी बच्चियों की बात कर लें कि हमारी बच्चियाँ, उनकी उम्र 20 साल हो, 22 साल हो, क्या उनको आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक हम दे सकते हैं? दुआ ज़हरा के वालिदैन को सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करते हैं। हमारी तरफ से बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो नासूर आज सामने आया है वो हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे ड्रामे हैं। इन ड्रामों को देखकर दुआ ज़हरा जैसी नापुख्ता बच्चियाँ इतने बड़े बड़े इक़दाम उठा लेती हैं जो गैरतमंद वालिदैन के लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। मैं दुआ ज़ोहरा के वालिदैन को शाबाश देता हूँ कि उनकी तरफ से बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया और उन्होंने कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया। तो अब हम बात कर लेते हैं सानिया आशिक के हवाले से। सानिया आशिक मरियम नवाज शरीफ के एक मीटिंग में थी या जलसे में थी। उनके पीछे मिफ्ता इस्माइल साहब खड़े हुए थे। मिफ्ता इस्माइल के साथ सानिया आशिक खड़ी थी। मिफ्ता इस्माइल ने सानिया आशिक के दुपट्टे से अपना मुंह साफ कर लिया, नाक साफ कर लिया और इसकी वीडियो बन गई। वीडियो जब वायरल हुई तो मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया, मिफ्ता इस्माइल ने इस पर सॉरी की और कहा कि मैंने अपना मुंह साफ करने के लिए एक दफ़ा टिशू निकाले थे, दूसरी दफ़ा भी मैं मुंह साफ करने लगा तो मैं टिशू समय कर ही साफ कर रहा था, लेकिन वीडियो से ये पता चला कि ये सानिया आशिक का दुपट्टा था। उन्होंने इस पर माजरत की है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको इस तरीके से वायरल किया गया। बाहर लोगों की तफरीह के लिए ये एक वीडियो थी जो सामने आ गई। हम सानिया आशिक और मिफ्ता इस्माइल की इस वीडियो के साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी की वो वीडियो भी आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से आमदन अपनी मर्ज़ी से एक खबासत नज़र आती है और उस खबासत का शेरी रहमान की तरफ से कोई बुरा नहीं मनाया जाता। और उसके बाद शेरी रहमान कई बार वज़ीर बन चुकी हैं। आजकल भी वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे ऐसे कुमाश के आदमी को आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया था। जब यूसुफ रज़ा गिलानी की छुट्टी हुई तो ऐसे बंदे को आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जिसको राजा रेंडल कहा जाता था। तो अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ के उन इक़दामात की तरफ जिसमें उन्होंने ज़ाहिर किया है
کہ ہم بچت کر رہے ہیں, ہم اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے. حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے. بیرون ملک سرکاری خرچے پر علاج بند کر دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جمعہ کو ورک فرام ہوم کی اجازت دی گئی ہے, ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹیں جلد بند کرنے کی بھی تجویز ہے. ایک ایک کر کے مختلف چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف کی طرف سے اقتدار میں آنے کے فوری بعد بڑے جذباتی ہو کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہفتے کی چھٹی بند کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کو زیادہ کام کی ضرورت ہے. لیکن شہباز شریف کی طرف سے اب بچت کے لیے, تاکہ لوڈ شیڈنگ, تاکہ بجلی کی کھپت کم ہو جائے, ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے. اب ہفتے کو بھی چھٹی ہوا کرے گی, اتوار کو بھی چھٹی ہوا کرے گی, اور جمعے کو لوگ گھروں سے بیٹھ کر کام کیا کریں گے. ناظرین تو آپ اندازہ کیجیے کہ جمعے کو لوگ ورک فرام ہوم کیسے کریں گے. ایک چائے بنانے والا ہے, ایک صفائی کرنے والا ہے, ایک کپڑے استری کرنے والا ہے, ایک نائی ہے, ایک موچی ہے, اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہوں گے. وہ آپ ورک فرام ہوم کریں گے شہباز شریف کے حکم کے مطابق. اور یہ لوگ مارکیٹیں سر شام بند کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک کلچر کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ کلچر نہیں اپنائیں گے, آپ کسی طرح سے بھی مارکیٹیں جلد بند کرنے کے حامل نہیں ہو سکتے. کبھی بھی مارکیٹیں جلد بند نہیں ہو سکتی. تو ناظرین, ایک طرف شہباز شریف کی طرف سے ایسے بچت کے اعلان کیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف 200 بندے فری حج کے لیے بھیجے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے وزیر کی طرف سے. ان کے اپنے رشتہ دار ہیں, ان کے اپنے دوست ہیں. حج کے اخراجات جو سرکاری سطح پر ہیں وہ 8 لاکھ بتائے جا رہے ہیں, اور پرائیویٹ 10 سے 11 لاکھ بتائے جا رہے ہیں. 200 لوگوں کو فری حج کروایا جا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کے بندوں کو, اور کچھ شہباز شریف کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 11 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے تو یہ لوگ مولانا فضل الرحمان کے لوگ سب کے سب لوگوں کو, 200 لوگوں کو فری حج نہیں کروائیں گے. کچھ لوگوں کا کوٹا یہ بیچ دیں گے, سستے میں بیچ دیں گے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک حاجی پر 8 لاکھ روپے خرچ آتا ہے تو 100 بندوں پر جو انہوں نے بیچنا ہے, اس پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ روپے کی ان لوگوں کو بچت ہوگی. شہباز شریف کی طرف سے سخت نوٹس لینے کی بات کی گئی ہے. تو شہباز شریف کی طرف سے یہ باتیں بس ہوا میں باتیں ہیں. کسی قسم کا نوٹس کیا یہ لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے کسی بندے سے شہباز شریف صاحب کیا جرت کر سکتے ہیں کہ اس سے بات پرس کر سکیں؟ یا زرداری کے کسی بندے سے یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اس کی بات پرس کر سکیں؟ تو شہباز شریف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ بالکل ختم کر دی جائے گی. لیکن وہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ تھا. اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, 20 جون کے بعد 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور پھر 1 جولائی کے بعد 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے اس اعلان کے مطابق آج پاکستان میں 2-3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن آج یہ کی خبریں ہیں کہ پاکستان میں کئی جگہوں پر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ حکومت جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے, اور اسی طرح کے جھوٹ ان کو لانے والے بھی بولتے ہیں. گزشتہ روز فوجیوں کی طرف سے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی گئی. اس میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے. اس پریس کانفرنس کے دوران جس میں جنرل علی قلی خان بیٹھے ہوئے تھے, برگیڈیئر محمود کی طرف سے کہا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کیا وعدہ کیا گیا تھا. وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب عمران خان کے ساتھ جو وعدے کرتے رہے تھے, اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے کئی لوگوں کے ساتھ جو کچھ وعدے کیے گئے تھے, ان میں وہ کتنے کھرے نکلے ہیں, کتنے سچے نکلے ہیں. تو سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جب آپ برگیڈیئر محمود کی یہ ویڈیو سنتے ہیں. کہ ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی قلی, سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود, ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ. اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے
90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे और वज़ीर आज़म होने के बाद भी वो अदालतों में धक्के खाते हैं, अदालतों में पेश होते हैं। एहतसाब अदालतों में मैं कभी कभी जाता हूँ, वहाँ पे आहत कीमा साहब शहबाज शरीफ के साथ अदालतों में पेश होते रहे। फवाद हसन फवाद भी वहीं पे खज्जर हो रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ ने आहत कीमा को अपना मुशीर बनाने का फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अगर पाकिस्तान के ख़जाने को कोई नकब लगाने में कसर रह गई थी तो अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान हो सकता है वो पूरी कर रहे हों, और आहत कीमा को भी वो अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि इस बंदे की भी अगर कोई कसर रह गई है, कुछ लूट मार में उसकी तरफ से कमी हुई है तो वो उसको पूरी कर ले, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ ही जेल में हों, सलासल में हों। और फिर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे लोगों को कब्र में भी अपने साथ ले जाएं और कब्र में जाते हुए अपने कफन को भी जेबे लगा लें और एक ही जगह ताबूत भी 2 बनवा लें। एक में खुद अपनी लाश पड़ी होगी, जिसको वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी अगर करप्शन साबित हो जाए तो मेरी लाश को निकाल कर लटका दिया जाए। दूसरे ताबूत में शहबाज शरीफ साहब वो सारे पैसे भर कर ले जाएं जो मकसूद चपरासी के नाम पर हैं या किसी और के नाम पर हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।